जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2026 का जो हाल ही का पेपर हुआ है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम PYQ जो PCS वगैरह में जितने भी PYQ आए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के दो लाइनों के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि स्वयं की आहुति दी जाती है महोदय, स्वयं की आहुति दी जाती है महोदय, मन चाहा साम्राज्य विरासत में नहीं मिलता। इसी के साथ अपने जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2026 में, वो आया था मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक आयोग है, एक वैधानिक आयोग है। इस वैधानिक का मतलब क्या होता है? वैधानिक का मतलब होता है जिसे संसद ने किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया हो। इसके बाद जो संवैधानिक क्या होता है, इन तीनों में अंतर करके देखिए। संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है और वैधानिक क्या होता है और संवैधानिक तल क्या होता है। जो संवैधानिक होता है इसका अर्थ होता है कि जो कोई भी आयोग है वो संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। जैसे कि SC या जिसे हम अनुसूचित जाति आयोग बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग है, और अपना चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। इनकी चर्चा हमें संविधान में मिलती है, इसलिए हम इसे संवैधानिक आयोग बोलते हैं। इसके बाद आता है सांविधिक और वैधानिक आयोग। ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे सांविधिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी। इसका अर्थ है कि कोई भी जो आयोग है वो, इसका अर्थ है कोई भी आयोग जो संसद अधिनियम के द्वारा बना हो, संसद अधिनियम के द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ये सभी आयोग हैं जिसको हम वैधानिक आयोग बोलते हैं। इसके बाद आता है संवैधानिक आयोग। इसका अर्थ है कि जो कोई भी संस्था या जो कोई पद ना तो जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, ना ही जिसका उल्लेख किसी भी संसदीय अधिनियम में किया गया है, लेकिन ये अपना वैसे चर्चा में रहता है वो पद। जैसे कि इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है उप प्रधानमंत्री का पद। उप प्रधानमंत्री का पद है ना, वो ना तो संविधान में दिया गया है और ना ही किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है VV रामजी अधिनियम। जो अभी एक अधिनियम पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, VV रामजी अधिनियम। ये अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था 2025 में। इसी के ऊपर एक सवाल पूछा है कि नए VV रामजी अधिनियम में एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत हमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। और यह अधिनियम है वो केंद्र का अधिनियम है, केंद्र का अधिनियम है।
इसकी जो धारा 27 है वो कहती है, इसमें एक सेक्शन है धारा 27, वो ये कहता है कि केंद्र को उचित जो ये अधिनियम है उसका उचित क्रियान्वयन करने के लिए जो संसद है या जो केंद्र सरकार है वो संशोधन कर सकती है। इसके अलावा जो अगला सवाल आया था वो आया था संविधान, इतना सिंपल सवाल पूछा गया, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो संविधान का प्रारूप समिति भी बोलते हैं इसको, जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करती थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस बाद में सम्मिलित किया गया था? जिसका जो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल संबद बाद में। इसका जो दूसरा ऑप्शन है फ्रैंक एटनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाम भारत संघ मामला। नंबर तीसरा ऑप्शन है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अगला जो ऑप्शन है वो है रामानुजन बनाम तमिलनाडु राज्य। इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इसके बाद जो अगला 83 नंबर का क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला ऑप्शन था स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती हैं एवं उसके अधीन होती हैं, यानी कि जो पंचायतें हैं वो नगर पालिकाएँ हैं वो सभी राज्य सरकार से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं एवं उसके अधीन होती हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन है स्थानीय शासन राज्य सरकार पर आश्रित होती हैं। नंबर तीसरा ऑप्शन है स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। नंबर चौथा ऑप्शन है स्थानीय शासन राष्ट्र के हित में कार्य करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो स्थानीय शासन है वो राज्य सरकार के से प्राधिकार प्राप्त करती हैं एवं उसके अधीन होती हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन भाग 3, भाग 4, भाग 9 या भाग 6। इसके आधार पर जो कूट दिए गए हैं वो है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम पहले वाले ऑप्शन देते हैं भाग 3 में हमें मूल अधिकार की चर्चा दिखाई देती है और इसमें कल्याणकारी राज्य की कोई भी चर्चा या प्रावधान दिखाई नहीं देता है। तो हम भाग 3 को यहीं पर खारिज करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो भाग 4 जिसे हम DPSP या राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आर्टिकल हैं। तो इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। तो भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 6 में राज्य हैं। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? जो लोक प्रशासन है जो यार जिसे हम सिविल सर्विस भी बोलते हैं, उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? कानून और व्यवस्था का पालन या नंबर बी ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण। नंबर तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन। नंबर चौथा ऑप्शन है राज्यों के राजनीतिक प्रशासन की गतिविधि। तो इसका सही ऑप्शन है सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन। इसका अर्थ है जो सिविल सर्वेंट हैं वो जो संसद अधिनियम बनाते हैं उसको कार्यान्वयन
कार्यान्वित करना या लागू करना उनका कर्तव्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को साथ सबसे अधिक मेल खाता है? क्या सत्तावादी शासन है? नंबर 20 सर्वाधिकारी वाला शासन, नंबर 3 बहुलवादी शासन, नंबर 4 है कुलीन